जो रईस के जो घर वाले हैं, उनको अगर ऐसे लगता है कि पुलिस उनके साथ ताउन नहीं कर रही, तो देखना ये है कि महज़ सिर्फ़ मुल्ज़मान का इकरार या इक़बाल इस केस को साबित नहीं करेगा। केस के जो ख़ामियाँ होंगी, उसका फ़ायदा मुल्ज़मान को मिलेगा। प्रोसिक्यूशन की ख़ामियाँ डिफेंस को तो फ़ायदा देंगी, लेकिन डिफेंस की ख़ामियाँ प्रोसिक्यूशन को फ़ायदा नहीं देंगी। प्रोसिक्यूशन का जितना केस मज़बूत होगा, उसी सूरत में दोनों मुल्ज़मान जो है वो 302 की तरफ जाएँगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक और मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे डिलीवरी बॉय केस के हवाले से। हमारे साथ मौजूद होंगे एडवोकेट राव तारिक महमूद साहब। और जिस तरह ये केस अब चल रहा है और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है ये वीकनेसेस भी शो हो रही हैं और कहीं ना कहीं इसमें लग रहा है कि केस जो है वो खुदा न खास्ता ढीला पड़ जाएगा। लेकिन इसमें कौन कौन सी ऐसी वीकनेसेस हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे केस को मजबूत बनाया जा सकता है, इसके लिए मैं आज बात करना चाहूँगी। राव साहब से इनसे पूछते हैं और इनकी क्या राय है ये भी मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सर, कैसी क्या हैं आप? हाल है? शुक्र अल्लाह पाक का। सर, ये बताइएगा कि ये जो डिलीवरी बॉय केस है और मुल्ज़िमान हैं फरहान और आमना, इस केस में हमें अब तक 2 बातें नज़र आई हैं। एक तो ये कि गैरत के नाम पे कत्ल, जिस तरह मुल्ज़िम कह रहे हैं कि मैंने गैरत के नाम पे कत्ल किया है। और दूसरी बात, अगर लॉ को देखा जाए, कानून को देखा जाए, तो इसमें ये भी बात सामने आती है कि चश्मदीद गवाहान का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब इन 2 बातों के दरमियान ये केस किस तरह लड़ेगा? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि देखें जिस तरह से डिफेंस ने अपना पहले दिन से ही उन्होंने एक अपना डिफेंस क्रिएट किया है या उनका डिफेंस बनता भी है कि उन्होंने ये गैरत, जिसको फैक्टम ऑफ गैरत कहते हैं, गैरत के नाम पे कत्ल। अब ज़ाहिरी बात है कि वैसे जो अब तक की सूरत हाल सामने आ रही है, जो कि एविडेंसेस सामने आ रही हैं और पुलिस या जो इसमें इस्तगासा है, मुस्तगीस हैं, वो बार बार इसी चीज़ पर ज़ोर दे रहे हैं कि ख़ातून के मर्द के साथ ताल्लुकात थे और ये इंटेंशनली ताल्लुकात थे, ना कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाले ताल्लुकात थे। अब ये केस डेफिनेटली कोई ज़िना की तरफ तो जा नहीं रहा और ये केस है इस वक्त मर्डर केस। अब मर्डर केस को साबित करना होता है गवाहान ने। गवाहान 2 तरह के होंगे, एक होंगे चशमदीद गवाहान और एक होते हैं वाक़याती गवाहान, जिसको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बोलते हैं। और हमेशा केस उस सूरत में ही मज़बूत होगा कि जहाँ पे इस्तगासा की तरफ से चशमदीद गवाहान मौजूद होंगे और चशमदीद गवाहान वही होंगे जो कि पहली जो फ़र्स्ट एप्लीकेशन है या जो फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, उसमें जो गवाहान होंगे जिन्होंने आया उसको आखिरी वक्त जो मुल्ज़मान हैं उनके साथ मकतूल को देखा या फिर उन्होंने कत्ल करते हुए देखा। अगर कत्ल करते हुए देखा तो डेफ़िनेटली वो चशमदीद गवाहान होंगे। अगर उन्होंने सिर्फ़ मुल्ज़मान के साथ जाते हुए देखा या आखिरी जो मुलाकात थी वो मकतूल की और मुल्ज़मान की, उन गवाह ने खुद देखी होगी, तो उसको भी कहेंगे वाक़याती शहादत। अब यहाँ पे ये डायरेक्ट एविडेंस का या चशमदीद अकलर एविडेंस का केस नहीं बनता, जो कि अब तक की मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के ज़रिए और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए भी आया। तो अब पुलिस ने अगर तो खुद कोई एविडेंस कलेक्ट ऐसी की है, ऐसी एविडेंस कलेक्ट हुई है कि जिससे ये साबित हो सके कि ये कत्ल जो है इन्हीं मुल्ज़मान ने किया है। लेकिन मुल्ज़मान की खुद जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है, उसकी लीगल कोई वैल्यू नहीं है। ये अदालत में ही साबित होना है कि आया कि इसमें जो गवाहान हैं अपने जो एग्जामिनेशन इन चीफ के अंदर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे और क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और वो क्रॉस एग्जामिनेशन और वो गवाहान उसी सूरत में होंगे जो चीज़ें चलान में मौजूद होंगी। और जैसे ही चलान मुरतब होके बिफोर कोर्ट पेश होगा तो उनका ट्रायल स्टार्ट होना है और वहीं से ट्रायल में साबित करना है प्रोसिक्यूशन ने अपने केस को। प्रोसिक्यूशन की खामियां डिफेंस को तो फ़ायदा देंगी, लेकिन डिफेंस की खामियां प्रोसिक्यूशन को फ़ायदा नहीं देंगी। प्रोसिक्यूशन का जितना केस मजबूत होगा उसी सूरत में दोनों मुल्ज़मान जो है वो 302 की तरफ जाएंगे। लेकिन जहां पे फैक्टम ऑफ गैरत का केस होगा वहां पे डायरेक्ट 302 ए का केस नहीं बनेगा। अगर वो बनेगा भी तो 302 बी का या सी का केस बनता है। और इसमें ज़ाहिरी बात है, नज़र ऐसे ही आ रहा है कि इस केस के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है, चशमदीद गवाहान इस केस के मौजूद नहीं है। अच्छा सर, एक और मेरा सवाल है कि अभी तक के जितने हमने इंटरव्यूज़ देखे मुल्ज़िमा आमना और फरहान के, थाने में थे वो लोग। और अब तक की जो रीसेंट पेशरफ्त है, जो मेरी उनके घर वालों से, रईस के पेरेंट्स से और उसके सॉरी बहन भाइयों से बात हुई, मुद्दई जो है वो ये कह रहे हैं कि पुलिस मज़ीद जो है वो रिमांड ले रही है 3-3 दिन करके।
तो अभी तक उनको जुडिशियल नहीं किया गया, ये क्या वजह है? इतने दिन कैसे हो सकता है? हाँ, ये सवाल इस तरह से है कि देखें, जब एफआईआर लॉन्च होती है, मुल्ज़िमान गिरफ़्तार होते हैं, पुलिस उसमें सबसे पहले तो मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी डालती है। हुँ, इस केस में या तो पुलिस ने अभी जानबूझ के उनकी जो गिरफ़्तारी है वो इल्तवा में रखी और उनकी गिरफ़्तारी उन्होंने नहीं डाली। अगर गिरफ़्तारी डाल दी जाती है तो कानूनी तौर पर जो पुलिस जो ऑफ़िसर है, जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफ़िसर पाबंद है कि विदिन 24 आवर्स वो उसने इलाका मजिस्ट्रेट के पास पेश करना था। हुँ, और जब उनकी गिरफ्तारी डल गई थी और उनका जो रिमांड 1 दिन का या 2 दिन का ले लिया गया था, तो फिर उसमें क्योंकि इलाका मजिस्ट्रेट जो है वो हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। हुँ, उन्होंने 14 दिन, क्योंकि इसमें सीआरपीसी के अंदर मौजूद है कि 14 दिन से ज़्यादा रिमांड नहीं दिया जा सकता। वो 2-2 3-3 करके, और उसका मकसद ये होता है फिज़िकल रिमांड का कि पुलिस को मुल्ज़म का जो जिस्म है वो इस वजह से मतलूब है कि ताकि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की जा सके। जो चीज़ें प्रोसिक्यूशन ने अपनी पुलिस के सामने पेश करनी है, या पुलिस ने या जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने जो चीज़ें कलेक्ट की हैं, उन चीज़ों को कलेक्ट करने के बाद उसकी रिकवरी मेमोज़ बनाई जाएँगी। और इसी तरह जो आला कत्ल होगा, जिसके ज़रिए कत्ल किया गया, उसके अंदर डेफ़िनेटली वो भी पुलिस ने रिकवर करना है। अगर वो 14 दिन से ज़्यादा का रिमांड, तो कानून में कहीं पे भी गुंजाइश नहीं है। सिर्फ़ नैब के केसेस के अंदर या जो टेररिस्ट केसेस हैं उसके अंदर जो है 14 दिन से ज़्यादा रिमांड 90 दिन तक लिया जा सकता हुँ। है। लेकिन इस केस में अंदर 14 दिन के अंदर पुलिस लीगली बाउंड है कि वो चालान मुरतब करके चालान अदालत में पेश करे, ताकि चालान जल्दी पेश होने के बाद मुल्ज़िमान को जल्द अज़ जल्द उनका ट्रायल स्टार्ट हो। और मुल्ज़िमान का अगर केस इस्तग़ासा अपना साबित कर देता है, तो उतनी ही जल्दी मुल्ज़िमान को जो है करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। और अगर उनका केस साबित हो गया, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनको सज़ाए मौत मिलेगी। अगर कहीं पे भी कोई बेनिफिट ऑफ डाउट हुआ और उसके अंदर कोई भी शक व शुबहात हुए, उसका फ़ायदा डेफ़िनेटली मुल्ज़िमान को मिलेगा, और मुल्ज़िमान को फ़ायदा मिलेगा तो उनकी सज़ा में कमी भी हो सकती है। सर, एक और सवाल, क्योंकि सारा कुछ इन्होंने अपनी इस मेरे एक सवाल में और सारा कुछ इन्होंने बता दिया कि किस तरह से केस जो है वो मज़बूत भी हो सकता है और किस तरह से कमज़ोर भी हो सकता है। ये बताएँ कि जो मुद्दई हैं इस वक़्त वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं और बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किलात हैं। मैंने ये भी सुना है कि जो रईस के भाई हैं वो कह रहे हैं रईस के कुछ चीज़ें हमें मिली हैं, कुछ सामान मिला है, उसकी कोई इस तरह की डिजिटल डिवाइसेज़ हैं वो मिली हैं। तो क्या वो चीज़ें अदालत में उनके केस को मज़बूत बना सकती हैं? देखें, इसमें वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो ये चीज़ साबित करना चाहते हैं कि रईस के जो रिलेशनशिप थी वो उस हुँ, ख़ातून से थी, आमना से थी। अब वो सारी की सारी चीज़ें, तो ये तो चीज़ें, अब जो मुल्ज़िम है इसमें, जो आमना के हस्बैंड है, जो कातिल है, वो तो खुद कहता है कि मेरे इसके जो मकतूल है, इसके जो ताल्लुकात की बुनियाद पे या शक की बुनियाद पे मैंने गैरत के नाम पे उसका कत्ल किया है। वो जितनी भी सारी की सारी चीज़ें वो इस हद तक तो कनेक्ट करेंगी कि मकतूल के और मुल्ज़िमा आमना के आपस में ताल्लुकात थे। हुँ, लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि अब इसमें जो वो गवाहान हैं, वो एविडेंसेस हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है कि इस चीज़ को कनेक्ट तो करती हैं, क्योंकि जो भी कत्ल होता है उसमें वजह-नाज़ मोटिव होती है। हुँ। अब यहाँ पे देखना है कि आया जो उन्होंने अपनी एफआईआर में इस केस का मोटिव क्या बयान किया था। अगर उन्होंने खुद ही अपना मोटिव बयान नहीं किया, तो ज़ाहिर-सी बात है, तो इस केस के अंदर वजह-नाज़ तो फिर ना हुई। फिर ज़ाहिर बात है कि इसके अंदर ये अचानक कत्ल भी हो सकता है, क्योंकि गैरत जो है वो अचानक भी आ सकती है, उसके लिए सोचना नहीं पड़ता, बिल्कुल। उसके लिए प्लानिंग नहीं करनी पड़ती। जैसे उसने कहा कि मेरा इरादा नहीं था मारना। इरादा नहीं था। अगर ये अचानक कत्ल हुआ तो ज़ाहिर बात है गैरत के नाम पे कत्ल है। हुँ, वो चाहे उसके वो आपस की रिलेशनशिप वो जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ थी, हुँ, व या वो एकतरफ़ा थी। हुँ, तो उनका तो मौक़िफ़, जो डिफेंस का मौक़िफ़ है, वो तो यही है कि जो कत्ल किया गया वो इसी वजह से किया गया कि वो आमना या आमना की बेटी को वो नाजायज़ तौर पे इल्लीगली इलिसिट रिलेशनशिप के तहत वो हुँ, उनको हरासा व परेशान करता था, और उसी बुनियाद पे वो इतना ज़्यादा तंग आ चुके थे कि उन्होंने उसका कत्ल किया। अब ये कत्ल हुआ, कत्ल किसने किया? अब ये सारी की सारी एविडेंसेस कलेक्ट करनी है, वो सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन ने। हुँ, इन्वेस्टिगेशन जब वो चालान में ये सारी चीज़ें लेकर आएगी, और वो सारी चीज़ें प्रोवाइड किसने करनी है? वो इस्तग़ासा ने, प्रोसिक्यूशन ने करनी है। हुँ, वो रईस के जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो करेंगे जो उस केस के साथ कनेक्ट हैं, जो उस केस के गवाहान हैं। अगर जो उस केस का गवाह ही नहीं है, तो पुलिस भी एक कानून के तहत मुख्तलिफ चीज़ों को
जो है वो कलेक्ट करती है, वो उस कलेक्ट करने का भी एक तरीकाकार है। उसको उन्होंने देखना है कि वो जो चीज़ें कलेक्ट की गई हैं, वो आया जो हमारा लॉ ऑफ एविडेंस है उसके तहत की गई या नहीं की गई। अगर वो नहीं की गई और अगर इसमें जो रईस के जो घर वाले हैं, उनको अगर ऐसे लगता है कि पुलिस उनके साथ ताउन नहीं कर रही, तो देखना ये है कि आया उन्होंने चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन दी, आया उन्होंने किसी भी फोरम पे पुलिस के खिलाफ एप्लीकेशन दी। अगर वो आज अपना जो हक है उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर उन्हें पुलिस पे एतमाद नहीं है, तो कल को फिर उनको जो भी केस के जो खामियां होंगी उसका फ़ायदा मुल्ज़मान को मिलेगा। और हाँ, अगर वो ये समझते हैं कि कोई चशमदीद गवाह ऐसा था जिसको पुलिस ने शामिल मिसल नहीं किया, शामिल तफ्तीश नहीं किया, तो फिर उनके पास प्राइवेट कंप्लेंट करने का भी इख्तियार है कि वो उसके खिलाफ इस्तगासा फ़ाइल कर सकते हैं। और वो इस्तगासा पहले मजिस्ट्रेट की अदालत में जाएगा, फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब उसको सेशन जज साहब के पास भेज देंगे, क्योंकि इख्तियार समाअत सेशन कोर्ट का है। तो उसमें भी वो फिर अपने चशमदीद गवाहान पेश कर सकते हैं। पुलिस की खामियां फिर इस्तगासा में दूर हो सकती हैं या चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में दूर हो सकती हैं। अगर उन्हें पुलिस पे एतमाद है, तो फिर ज़ाहिरी बात है जो प्रोसिक्यूशन में जो मुस्तगीस अपने गवाहान पेश करेगा, उन गवाहान ने इस बात को साबित करना है। महज सिर्फ मुल्ज़मान का इकरार या इकबाल इस केस को साबित नहीं करेगा। ये हमेशा इस्तगासा नहीं साबित करना होता है, जिसने इल्ज़ाम लगाया होता है, इल्ज़ाम को उसी ने साबित करना है, फ़र्द जुर्म उस इल्ज़ाम की रोशनी में लगनी है। यानी कि फ़र्द अगर मुल्ज़िम कह दे कि मैंने कत्ल किया या वो कन्फेस कर ले, तो फिर भी उसकी कोई नहीं, हैसियत उसकी नहीं। कोई हैसियत नहीं, पुलिस के रूबरू उसकी कोई हैसियत नहीं, उसका भी एक बाकायदा तरीक़ाकार है। हुँ, और उस तरीक़ाकार की रोशनी में अगर वो कन्फेस करेंगे तो फिर वो सज़ाए मौत की तरफ जा सकते हैं, लेकिन उस पे भी मुख्तलिफ जजमेंट्स मौजूद हैं। हुँ, हमने यहाँ पे कानूनी तौर पे देखना है कि कानूनी तौर पे इस केस में कौन-सी खूबियाँ और कौन-सी ख़ामियाँ हैं। हुँ, बज़ाहिर तो इस केस में यही नज़र आ रहा है कि इस केस में जो चशमदीद गवाह हैं, वो मौजूद नहीं है। हुँ, अक्लर एविडेंस का केस नहीं है, डायरेक्ट एविडेंस का केस नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वाक़याती शहादत का केस है, तो जिसमें बहुत कम चांसेस हैं कि इसमें मुल्ज़मान जो है वो करार वाक़ई सज़ा के तौर पे उन्हें सज़ाए मौत मिले। हाँ, उम्र कैद की हद तक मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस हैं कि उम्र कैद में जा सकता है, लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित कर देता है और इन ख़ामियों को दूर कर देता है, अगर वक़्त हाथ से निकल गया, मिसाल के तौर पे पुलिस उनके साथ ताउन नहीं कर रही और उन्होंने हायर फोरम पे अगर इन्वेस्टिगेशन को तब्दील नहीं करवाया, तो फिर अगर इसी इन्वेस्टिगेशन पे इत्तफ़ाक किया, तो वो इन्वेस्टिगेशन वो चालान मुरतब होकर अदालत में जाएगा और उसी पे ट्रायल होगा और उसी पे सज़ा व जज़ा होनी है। लास्ट में मेरा क्वेश्चन है कि जो मुल्ज़िमा आमना है उसके बारे में बताएँ कि उसको कानून की रूह से क्या सज़ा हो सकती है? क्योंकि वो भी इसके साथ इन्वॉल्व थी और शामिल थी। ये इसके बारे में बताएँ मुझे। देखिए, कॉमन इंटेंशन होती है या 109 होती है। हुँ, अब उसमें 109 में भी या कॉमन इंटेंशन तो देखनी ये है कि आया कि उसकी बाबत भी गवाह नहीं साबित करना है हुँ, कि अब उसमें मुल्ज़िमा आमना की रिलेशनशिप मकतूल के साथ होना, वो ये चीज़ है कि फैक्टम ऑफ गैरत। हुँ, अब उसमें जो मेन मुल्ज़म है आमना का हस्बैंड, वो तो कहता है कि मैंने उसको किया ही कत्ल गैरत के नाम पे है। हुँ, आमना तो अगर देखा जाए तो आमना सिर्फ़ इस हद तक है कि जो वो बॉडी को उन्होंने जला के उसका जो एविडेंसेस को ख़त्म करने की कोशिश की, हुँ, वो 201 का केस बनता है। और 201 भी जैसा केस होगा, जैसा जुर्म होगा, जैसी एविडेंसेस ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, तो वो 201 भी उसी तरह से उसमें वो कनेक्ट हो जाएगी। हुँ, अब इसमें आमना का जो इसमें हमराई मुल्ज़िमा है वो इस हद तक है कि उसने बॉडी को छुपाने की कोशिश की या एविडेंसेस को ख़त्म करने की कोशिश की। ये तो हालात व वाक़यात और जो बयानात और जो इन्वेस्टिगेशन है, उससे बज़ाहिर यही लग रहा है कि अगर ये कत्ल हुआ भी है, जिसको किसी भी गवाह ने नहीं देखा, हुँ, जो कि चशमदीद गवाह मौजूद नहीं है, ये अगर कत्ल किया भी है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आमना के हस्बैंड ने किया है, या अगर उसके साथ कोई ऐसा को एक्यूज़ मौजूद है, जो कि अभी तक मंज़र आम पर नहीं आ सका, या वो बिहाइंड द सीन है, तो उसको भी या तो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में जो प्रोसिक्यूशन है, जो मुस्तगीस है, वो जिसकी सप्लीमेंट्री से जिसको ततीमा बयान बोला जाता है, हुँ, वो ततीमा बयान इन्वेस्टिगेशन में दिया जाएगा। हुँ। फिर वो मिसल का हिस्सा बनेगा, फिर वो दीगर मुल्ज़मान हैं, उनको केस में शामिल किया जाएगा, वरना फिर इसमें आमना जो है वो उस कत्ल की मुल्ज़िमा नहीं बनेगी। जी नाज़रीन, आपने जितने भी कमेंट्स में सवाल पूछे थे या जो-जो आपके दिमाग में क्वेश्चन थे उन सब का जवाब उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रोग्राम में मिल चुका होगा।
मज़ीद जिस तरफ भी ये केस जाएगा या जो भी अपडेट होगी, जो कुछ भी सामने आएगा, जो भी शवाहिद सामने आएँगे या जो भी बातें सामने आएँगी, उस पर भी ज़रूर इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। इसी के साथ आप मुझे भी इजाज़त दीजिएगा और देखते रहिए सोशल क्लिक। अल्लाह हाफ़िज़।